नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदय क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर के लिए हिंदी साहित्य को हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज ये हमारा संभवतः पहला सेशन ही है, क्योंकि इससे पहले हमने इसके सिलेबस को एनालाइज किया था और ये देखने का प्रयास किया था कि इस पूरी सीरीज में हमें कौन कौन से टॉपिकों पर फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक हमें अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ने हैं, जिन्हें हमें पूरे विस्तार से कवर करना होगा। ओके, चलिए तो आज ही दोस्तों इसी सेशन के साथ ही हम क्लास आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कार्यालयीन हिंदी की। जी हाँ दोस्तों, जो सब्जेक्ट है आपका कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग, तो उसकी शुरुआत में हम बात करेंगे कार्यालय हिंदी पर और जानेंगे आज कि ये क्या होती कार्यालय हिंदी, इसका अर्थ क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी स्थिति क्या है। ये सारी बातों पर पूरे विस्तार से हम चर्चा करेंगे और संभवतः दोस्तों कहानी के रूप में इनको समझने का प्रयास करेंगे। एक कहानी के रूप में बिल्कुल एज ए स्टोरी समझने का प्रयास करेंगे, ताकि इसमें कुछ भी रटने की आवश्यकता ना पड़े। याद रहे, ये कोई सामान्य हिंदी नहीं बल्कि हिंदी साहित्य है, हिंदी लिटरेचर है। इसमें कम से कम रटने का प्रयास मत करना। अगर इसमें रटने का प्रयास किया तो दोस्तों अच्छे नंबरों की प्राप्ति की उम्मीद जो है आपके अंदर, उसको तो आप भूल ही जाइए। पास हो जाए बहुत बड़ी बात है, याद रखना है ना। इसलिए इसको पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करें। समझते हुए अगर आप सेशन कंप्लीट करेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सेशन देखेंगे, एक बार अपनी बुक से रिवीजन लगाएंगे, आपका पूरा टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा और आपने टॉपिक को क्लियर किया, आपका सब्जेक्ट ही पूरा कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। इसलिए थोड़ी सी बात मानते हुए और सेशन को कंप्लीट करें। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। दोस्तों, जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार हमारे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वो जान ले कि बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हमारे द्वारा पूरे विस्तार पूर्वक आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं निःशुल्क रूप से ना। कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता है, ना ही चार्जेस आपका लेक्चर का लिया जाता है और ना ही किसी प्रकार की पीडीएफ का। तो आपको पीडीएफ नोट्स के साथ में हम सभी लेक्चर प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के। जाइएगा एक बार प्लेलिस्ट में, आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपका है उस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे, आसानी से आप सभी जितने भी लेक्चर हुए हैं उस सीरीज में आप कंप्लीट उनको देख सकते हैं। प्रत्येक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसकी नोट्स भी अवेलेबल होती है, जहां से आप डाउनलोड करके नोट्स को और एग्जाम में उसका रिविजन लगा करके एग्जाम में बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों की सुविधा के लिए हमारे द्वारा और भी फैसिलिटी स्टार्ट की गई है, वो भी निःशुल्क रूप से ही। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट सेशन देखने को मिलेंगे, लाइव सेशन। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में तो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें आप ज्वाइन करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे साथ में और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ग्रुप में पर डे आपको 5 लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ में नोट्स के साथ में। जिन्हें नोट्स पढ़ना है, लेक्चर देखना है कंप्लीट, मतलब कि एक ही दिन में आपके 5 टॉपिक कवर होते हैं, कंप्लीट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों, आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, चूंकि नया सब्जेक्ट है ना, नया सब्जेक्ट है तो सब सारे टॉपिक भी नए होंगे, इसलिए उनकी एक सामान्य सी पहचान के लिए हमें थोड़ी सी चर्चा आपको 5-10 मिनट आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो सकता है कि जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो पहले, उसको थोड़ा उबाऊ लगे, क्योंकि पहला सेशन है। तो पहले सेशन में इसकी भूमिका तैयार करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये भूमिका अर्थात कि इसके जो सामान्य सी बातें होती है प्रत्येक लेक्चर में नहीं कर सकते, प्रत्येक लेक्चर में करेंगे तो 5-10 मिनट उसी में चला जाएगा और आगे है ना आपकी स्टडी ही डिस्टर्ब हो जाएगी। पहले सेशन में सामान्य सी बातें बहुत जरूरी है, ताकि पूरे सब्जेक्ट पर आपकी एक पकड़ बन जाए, एक समझ बन जाए। वो समझ का विकसित करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, फर्स्ट इकाई से हम इसको प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले हमने 5 इकाई के सभी टॉपिकों पर डिस्कस किया था, आपके सामने लेकर आए थे और बताया था कि कौन कौन से टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली इकाई से आज हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें सबसे पहले चर्चा करनी है कार्यालय हिंदी के स्वरूप और उद्देश्य एवं क्षेत्र पर, जिसमें पहले टॉपिक का ही हमने पहला टॉपिक ही उठाया, जिसमें हम बात करेंगे आज कार्यालय हिंदी को समझेंगे, इसके स्वरूप को समझेंगे और इसका उद्देश्य क्या है, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि अब ये तो हो गई आपकी किताबी लैंग्वेज या किताबी आंसर राइटिंग,
अब हूबहू इस तरह से आप लिख नहीं सकते, एग्जाम में लिखने का प्रयास करते हैं तो नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं। इसलिए किस फॉर्मेट में आपका आंसर होना चाहिए, वो फॉर्मेट में ही मैं आप लोगों के लिए पीपीटी लेकर आता हूं और इसी का पीडीएफ बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं ताकि आप रिवीजन भी कर पाए अच्छे से, है ना। तो फर्स्ट इकाई में ऑलमोस्ट आपको कंप्लीटली आपको ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं, 5 टॉपिकों पर 5 सेशन होंगे, जिसके माध्यम से फर्स्ट यूनिट आपकी पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। और डोंट वरी, है जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं ना, अंतिम रूप तक लेके जाता हूं उसको। हाँ, कोई सब्जेक्ट बीच में इसलिए छूटता है, छूटता नहीं है वो, बल्कि होल्ड होता है कुछ समय के लिए, और वो इसलिए होता है कि आप लोग रुचि लेना बंद कर देते हैं, तो फिर मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि यार जब आप देखने वाले स्टूडेंट नहीं है तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा, है ना। तो जितना इंटरेस्ट आपका बना रहेगा क्लासेस उस प्रकार चलती रहेगी। चलिए तो स्टार्ट करें, उससे पहले ये जान लें कि आज के इस टॉपिक में, ये तो आपने देख लिया कि इस पूरी सीरीज में हमें फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। अब देखना आपको यह है कि आज के टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज के टॉपिक में आपको विशेष रूप से 4 बिंदुओं पर फोकस करना है। ध्यान दीजिएगा, पूरे यूट्यूब पर छान लीजिए, कहीं कोई नहीं बताएगा। और बेसिकली जो मैं फॉर्मेट लेकर आता हूं आपकी आंसर राइटिंग, आपको एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है वो फॉर्मेट लेकर आता हूं मैं प्रत्येक टॉपिक में, है ना। और इसमें एक चीज और नई देखने को मिलेगी, आपको बताऊंगा मैं, आपके लिए और आसान कर दिया मैंने, सेशन को बहुत आसान कर दिया है। कोई आंसर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का आंसर कहां से कौन सा आंसर मिलेगा आपको, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले हमें बात करना है इसके परिचय पर कि कार्यालय हिंदी होती क्या एक्चुअल में, इसका परिचय किस प्रकार हमें देना चाहिए। जब हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट मुद्दे पर नहीं आ सकते, उसके लिए हम एक व्याख्या या परिचय वाला पॉइंट रखना होता है स्टार्टिंग में, जिससे एग्जामिनर चेक करता है, उसको समझ आता है कि बंदे को कंप्लीट नॉलेज है ना। तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का परिचय देना होता है, ठीक है। तो परिचय सबसे पहले देंगे आप लोग, या उसको परिचय या व्याख्या भी आप उसको बोल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन, क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है, कार्यालय हिंदी का अर्थ क्या होता है, इसका अभिप्राय जानेंगे। थर्ड टॉपिक होगा, उसमें हम ये देखेंगे कि जो जिस हिंदी की हम जो बात कर रहे हैं, जिस कार्यालय हिंदी की बात कर रहे हैं, उसकी एक्चुअल में हमारे प्रशासन में क्या स्थान है। प्रशासन अर्थात कि हमारे संविधान में क्या स्थान है, क्या संविधान निर्माताओं ने हिंदी के लिए कुछ व्यवस्था की थी या नहीं, वो बातें हम थर्ड पॉइंट में करने वाले हैं। और अंतिम रूप से हम बात करेंगे इसके स्वरूप की, कार्यालय हिंदी के स्वरूप की या इसका उद्देश्य की, इसके स्वरूप में ही इसका उद्देश्य समाहित होता है। यहां तक का पूरा क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपने एक्चुअल सेशन में। आइए एक एक करके इन सबको समझना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बिल्कुल ये समझ लीजिए आप लोग कि बिल्कुल प्रारंभ से आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा यार ना गले में हिचकिचाहट है और थोड़ा सा स्वास्थ्य भी, इस कारण से थोड़ी सी आवाज डिफरेंट देखने को मिल सकती है आप लोगों को आज, तो थोड़ा सा प्लीज इसको ना इग्नोर करना, माइंड मत करना, है ना। देखिए फर्स्ट टॉपिक है आपका, फर्स्ट जो आपको देखना है परिचय या व्याख्या। तो आपको परिचय या व्याख्या में क्या लिखना होगा कि जो भी आपसे क्वेश्चन किया गया है, जैसे क्वेश्चन है आपका कि कार्यालय हिंदी से आप क्या समझते हैं, या कार्यालय हिंदी पर अपने विचार प्रकट कीजिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, तो कैसे करोगे उसका पूरा फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं, है ना। कार्यालय हिंदी से आप क्या समझते हैं या उस पर अपने विचार रखना है आपको, तो कैसे रखोगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट होगा आपका व्याख्या का, जिसमें आपको इस पूरे क्वेश्चन का, ये जो प्रश्न पूछा गया ना, इस प्रश्न की सामान्य बातों को रखना होगा, जो आप आंसर राइटिंग में देने वाले उसकी सामान्य बातों को रखना होगा। तो आइए वन बाय वन करके, बिल्कुल भी, है ना, एक एक पक्ष एक एक बिंदु में आपका यहां पर मजबूत कर दूंगा, एक एक बिंदु, लेकिन जो क्रम में आप लोग के लिए लेकर आया हो ना, उस क्रम में आगे बढ़िए, कुछ भी चीज नहीं छूटेगी, सब कुछ समझ आएगा, सब कुछ समझ आएगा। पहला लेक्चर है इसीलिए इतने दम से बोल रहा हूं, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, है ना, सब समझ आने वाला है, कुछ भी समस्या नहीं आएगी आप लोगों को। आइए देखिए, मनुष्य, यार आसान भाषा देखिए इसकी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी जानते हैं। भाषा समाज के सदस्यों के बीच संपर्क और संवाद का एक माध्यम होती है, क्लियर है। प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक होता है कि वो अन्य व्यक्तियों से अपना संपर्क बनाए रखे या संवाद करे, इसकी आवश्यकता होती है। तो वो संपर्क और संवाद के लिए आवश्यक होता है कि उनके पास में कम से कम एक भाषा तो हो, जिसके माध्यम से वो संवाद या संपर्क कर सके।
क्यों? क्योंकि बिना संवाद के किसी भी समाज का अस्तित्व ही संभव नहीं है। बिना संवाद के अगर कोई, मान लेना कि आप हैं, मैं हूं, मैं किस संवाद के माध्यम से ही तो, संपर्क के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं टॉपिक को, है ना। आप अपने परिवार में या अपनी समाज में, बाहर यार दोस्तों में जो बातें करते हो, अपने विचार रखते हो, वो कैसे रख पाते हो? संवाद के एक भाषा के माध्यम से। तो यही कहा जा रहा है कि समाज की संपर्क भाषा के, संपर्क साधने के लिए, संपर्क बनाए रखने के लिए एक भाषा माध्यम की आवश्यकता होती है ना। बिना संपर्क के समाज का अस्तित्व भी संभव नहीं है। जिस तरह से मनुष्य के खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़ों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल उसी महत्व के साथ ही संपर्क बनाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। ये सामान्य तथ्यों की हम बात कर रहे हैं। अब कोई विद्वान इसमें ये इंक्लूड ना करे कि सर कार्यालय हिंदी कहां गया। एक एक करके सब आने वाले, मैं एक क्रम बता रहा हूं आपको कि आपको आंसर राइटिंग करना कैसे चाहिए, है ना। हवाबाजी करने नहीं आया यूट्यूब पर, मैं डायरेक्टली चिपका देता यहां पर कार्यालय हिंदी का अर्थ, परिभाषा वगैरह वगैरह, और डायरेक्टली उसको समझा देता कि कार्यालय हिंदी क्या होती है, कि सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को कार्यालय हिंदी कहते हैं। 2-4 एग्जाम्पल दे देता और निकल लेता, वो हवाबाजी हो जाती। मेरे दोस्त, मैं स्टडी के लिए आया, आप लोगों को एक्सप्लेन करने, वास्तविक आपका आधार मजबूत करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। तो जो फॉर्म में आपको जो तरीका बता रहा हूं ना, उस तरीके में आगे बढ़िए। कभी भी आप नर्वस नहीं होंगे, कभी भी आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा अगर इतनी जानकारी और इतने शब्द अगर आप अपने शब्दकोश में रखते हो किसी एक टॉपिक को लेकर के, तो संभव ही नहीं है, चाहे वो कैसा भी प्रश्न दे दे, किसी भी प्रकार से घुमा के दे दे, आपकी हार कभी नहीं होगी, आप हमेशा जीत कर ही आएंगे। इसलिए चाहे, है ना, यही फॉर्मेट होता है मेरा प्रत्येक सब्जेक्ट में। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट मेरे सामने रख दीजिए, मैं प्रत्येक सब्जेक्ट में यही फॉर्मेट बनाकर लेके आता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कभी भी किसी भी टॉपिक में कमजोर ना पड़े। तैयारी आपकी सटीक हो, लेकिन विस्तार पूर्वक हो, और वो विस्तार आपके मस्तिष्क में नजर आना चाहिए, आपकी लिखते वक्त कॉपी में नहीं। जब मस्तिष्क में विस्तार होता है ना, तो कॉपी में आप वही लिखते हैं जिसकी आवश्यकता होती है। जब आपके मस्तिष्क में डेटा नहीं होगा, विस्तार नहीं होगा, शब्द नहीं होंगे, तो बताइए कॉपी में कैसे लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे आप? भावनाओं को समझते चलिएगा, है ना। तो जो फॉर्मेट में आपको दे रहा हूं ना, उस फॉर्मेट में आगे बढ़िए, कभी भी नर्वस नहीं होंगे आप। तो यही चीजें आपको पुस्तकें भी समझाने का प्रयास करती है, लेकिन इतने जैसे पुस्तक बोल तो नहीं सकती ना बाहर निकल के, है ना, कि इसी प्रकार से पढ़ो, जरूरी है। कोई पुस्तक में थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट दिख जाता है आप लोगों को, तो उस पुस्तक ऊपर से छोड़ देते हैं और शॉर्ट कंटेंट वाली पुस्तक उठा लेते हैं। तो वही सबसे पहली गलतियां वही करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बताया मैंने आप लोगों को, जिस तरह से हमारे दैनिक जीवन में खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़ों का जितना महत्व है, उतना ही महत्व हमारे लिए एक भाषा का है, जिसमें हमें बोलचाल या हमें संपर्क साधना है अन्य लोगों के साथ। अब चूंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, भारत कई प्रकार की भाषी बोलने वाला राज्य है ना। तो अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाने के कारण ही भारत में कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो भारतीय समाज के संपर्क भाषा की अगर हम बात करें, तो हिंदी ने सामाजिक क्रिया के आधार पर वैदिक संस्कृति से लेकर के वेदों के समय से लेकर के वर्तमान तक का सफर तय किया है। अब चूंकि हमें सभी भाषाओं में से हिंदी पे आना है ना, क्योंकि हमें कार्यालय हिंदी की चर्चा करनी है। तो अब देखिए किस डिजाइन के साथ में हमने सभी भाषाओं को छोड़ करके अब हिंदी पर आ गए, है ना। भारत में विभिन्न भाषाओं में संवाद होता है। अब इसको विस्तार कर दीजिए मस्तिष्क में, है ना, कॉपी में नहीं करना, आपको मस्तिष्क में विस्तार करना है। भारत में विभिन्न भाषाओं में संवाद होता है, तो इसको कैसे समझेंगे? भारत में कई प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग मौजूद हैं। भारत के कई क्षेत्रों में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो ये ना विभिन्न प्रकार की भाषाओं को देखते हुए हम ये आसानी से कह सकते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, और उन्हीं में से एक भाषा है हिंदी, और जिसकी चर्चा हमें आज करनी है या कर रहे हैं, है ना। तो भारतीय समाज की संपर्क भाषा हिंदी ने वेदों के समय से लेकर के वर्तमान तक का एक पूरा सफर तय किया है।
हजारों वर्षों का सफर तय करके हिंदी यहां तक आई है। पहले इसका रूप वैदिक संस्कृति था, वैदिक संस्कृति में व्याप्त था। वैदिक संस्कृति से अब यह आधुनिक हिंदी का इसने रूप ग्रहण किया है। समाज अपने विकास के साथ, जब भी देखिए, जब भी कोई समाज होती है ना, तो समाज अपना विकास तो करती है, लेकिन अपने ही विकास के साथ ही साथ में वो अपनी भाषा का भी विकास करते चलती है। आप खुद ही ध्यान दीजिएगा, आपकी इस एज में ही आप खुद इसको जो है एनालाइज कर सकते हैं। कैसे समझिएगा, आपने अगर कोई गांव से बिलोंग करता है ना, तो आपने देखा होगा कि एक गांव आज से 10 साल या 15 साल पहले जिस प्रकार की वहां भाषा बोली जाती थी, आज वर्तमान में देखिए क्या आज भी उसी प्रकार की भाषा बोली जाती है? नहीं बोली जाती होगी। उस भाषा में अब कई प्रकार का परिवर्तन आ चुका होगा। अब आपको वो भाषा एडवांस लगती होगी, है ना, क्योंकि उसमें अब हिंदी में, अगर हिंदी भाषी क्षेत्र है तो उसमें हिंदी, शुद्ध हिंदी मिक्स होने लगी है। अब तरीके से बोलते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा थी ना, उस क्षेत्रीय भाषा में अब हिंदी का मिक्सअप हो चुका है और थोड़ा और बेहतर तरीके से बोलने का। तो हमेशा समाज अपने विकास के साथ ही साथ में अपनी भाषा का भी विकास करती चलती है। तो इन नए परिवर्तन, जो परिवर्तन होते हैं समाज में, इन परिवर्तनों के चलते हिंदी ने भी वर्तमान समाज के सामने अपने कई रूप रख दिए हैं। आज की हिंदी ने, मतलब इस हिंदी ने, जो पुरानी हिंदी थी, इसने भी अपने आप का विकास करते करते इन परिवर्तनों के कारण आज वर्तमान समाज के सामने अपने कई प्रकार के रूप रख दिए। कौन कौन से रूप रख दिए? तो कई प्रकार के रूप है हिंदी के, कोई हिंदी एक नहीं है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हिंदी आपको अलग मिलेगी, कार्यालय के क्षेत्र में अलग मिलेगी, जिस पर आज हमें डिस्कस करना है ना। व्यावसायिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अलग मिलेगी आपको। कोर्ट में, न्यायालय में जाएंगे आप, है ना, तो विधि के रूप में, जो विधि की जो लैंग्वेज है, हिंदी जो भाषा है, वो अलग मिलेगी। जनसंचार के माध्यमों में अलग मिलेगी, जैसे आप न्यूज पढ़ते हैं या न्यूज देखते हैं, उसमें अलग मिलेगी। वैज्ञानिक क्षेत्र में या तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अलग होगा, और सामाजिक हिंदी अलग होगी। तो ये 7 प्रकार हिंदी के वैदिक संस्कृति से लेकर के वर्तमान तक हिंदी ने आते आते अपना खुद का भी विकास किया है। या ऐसे कहें कि वैदिक संस्कृति से हिंदी, वर्तमान हिंदी का जो ये सफर रहा है, इस सफर में समाज ने हिंदी को इस रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। स्वयं के विकास के साथ साथ हिंदी का भी उन्होंने विकास किया है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग हिंदी डिसाइड कर दी गई है ना। तो अब ये धारणा आप लोग जो है अपने मस्तिष्क में बिल्कुल फिट कर लीजिएगा कि हिंदी कोई एक हिंदी भाषा नहीं है। हिंदी भाषा के कई रूप है, कई प्रकार है। प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी का रूप अलग देखने को मिलेगा। आप वास्तविक रूप से, अगर आपने कभी न्यायालय के दर्शन किए हो या न्यायालय का दर्शन नहीं भी कर पाए, नहीं भी गए हो न्यायालय, कोई बात नहीं, आप कोई भी विधि की कोई पुस्तक उठाकर देखिए, वो भी हिंदी में लिखी हुई है, लेकिन उसको पढ़ करके देखिए, सब सर के ऊपर से जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य जो है समझाने का, या उसकी जो कार्यशैली है ना, वो एकदम अलग है। और आप कोई साइंस की पुस्तक पढ़िएगा या आप टेक्नोलॉजी की पुस्तक पढ़िएगा, हिंदी में जो लिखी है ना, एकदम अलग होगी। लेकिन जो आप नॉवेल्स पढ़ते हैं हिंदी की, वो एकदम आसान होती, फट से समझ आती। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक हिंदी होती है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो हिंदी के कई रूप होते हैं, उन्हीं में से एक रूप पर आज हमें डिस्कस करना है, कार्यालय हिंदी पर। और ये बिल्कुल भी आगे बढ़ने का प्रयास मत करना, कार्यालय हिंदी बस। अब तक हम सिर्फ इस नाम तक पहुंचे, कार्यालय हिंदी पर, जो हमारा आज का टॉपिक है ना, सिर्फ नाम तक पहुंचे। अभी हमने इसका अर्थ नहीं समझा है, कार्यालय हिंदी पर। अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, आपको अब आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो ये आपकी सामान्य चर्चा हो चुकी है। अब थोड़ी सी बात करेंगे कार्यालय हिंदी की। अब ध्यान से देखिएगा। देखिए, वैसे तो कार्यालय हिंदी अपने आप में एक व्यापक अर्थ की अभिव्यक्ति करती है। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि अब हमें एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ कार्यालय हिंदी पर चर्चा करनी है। तो अब ध्यान देना कंटेंट पर। देखिए, कार्यालय हिंदी जो है अपने आप में एक व्यापक अर्थ रखती है, क्योंकि साहित्यिक क्षेत्र हो या व्यावसायिक क्षेत्र हो, पत्रकारिता हो, विज्ञान तकनीकी का क्षेत्र, सभी क्षेत्रों के संबंध कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्ति एक तरह से कार्यालय हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया। सामान्य सी धारणा बताई गई है ना, एक्चुअल अर्थ में समझिए इसको। सामान्य धारणा, सामान्य सी बात अगर हम करें, सामान्य धारणा के अंतर्गत अगर बात करें कार्यालय हिंदी की, तो कार्यालय हिंदी का अर्थ बहुत व्यापक होता है। क्यों होता है? आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, चाहे आप साहित्य के क्षेत्र को लो, व्यवसाय के क्षेत्र को लो,
पत्रकारिता के क्षेत्र को लो, विज्ञान तकनीक, किसी भी क्षेत्र को लीजिए, प्रत्येक क्षेत्र का कार्यालय होता है, ऑफिस होता है। कार्यालय का मतलब क्या होता है? ऑफिस, दफ्तर, है ना। तो प्रत्येक क्षेत्र का एक कार्यालय होता है जहां पर सब उनके कार्यालय के लोग बैठकर काम करते हैं। तो वो जो चाहे वो साहित्य का ही क्षेत्र क्यों ना हो, भले वो साहित्य लिख रहे हो, लेकिन उस कार्यालय में काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो उस साहित्य की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि किस भाषा का प्रयोग करेंगे? हिंदी का प्रयोग करेंगे, और कार्यालय हिंदी का प्रयोग करेंगे। तो हिंदी का कार्यालय, हिंदी का अर्थ ही एक्चुअल में सिर्फ इतना सा होता है कि जो दफ्तरों में, जो कार्यालयों में, जो ऑफिसों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, या उन कार्यालयों के कामकाज को करने के लिए वहां के कर्मचारी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे हम कार्यालय हिंदी कहते हैं, है ना। तो यह सामान्य सी धारणा यह बताई गई है कि कार्यालय हिंदी का अर्थ अपने आप में बहुत व्यापक है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र, चाहे किसी भी क्षेत्र को आप लेंगे, प्रत्येक क्षेत्र का कार्यालय होता है। उस कार्यालय में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो कार्यालय हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए कार्यालय हिंदी अपने आप में व्यापक अर्थ रखती है, व्यापक अर्थ रखती है, व्यापक अर्थ इसमें समाहित है। क्लियर है? तो ये इतना कंटेंट आपको देना है एग्जामिनर को व्याख्या के रूप में, परिचय के रूप में। अगर आपने एग्जामिनर को इतना परिचय दे दिया ना, ये सारी बातें अगर परिचय में लिख करके दे दी ना, तो समझ जाइए कि आपका नंबर काटने में उसको पसीना छूट जाएगा। याद रखिएगा, नहीं काट पाएगा वो आपके नंबर, हिम्मत नहीं होगी उसके नंबर काटने की। कैसे काट देगा देखते हैं। ऐसा कंटेंट दीजिए ना। और मैक्सिमम में यार कितनी बार ही रिपीट कर चुका हूं आप लोगों के लिए, धारणा को अब निकाल के फेंक दीजिए बाहर, जो धारणा आपके अंदर बहुत लंबे समय से बनी हुई है, विशेषकर बीए को लेकर और एमए को लेकर। कौन सी धारणा बनी हुई है? जितने पेज भरेंगे उतने नंबर मिलेंगे। याद कुछ हो या ना हो, पेज भर दीजिए, कॉपी भर दीजिए, नंबर आ जाएंगे। धारणा को ना डस्टबिन में डाल दीजिए, निकाल के, क्योंकि इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारे इस अध्ययन में कोई स्थान नहीं है इस धारणा। कॉपी बिल्कुल नहीं भरनी है आप। जितना ज्ञान प्रॉपर तरीके से आपके पास में है, उसे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। कॉपी भरने पर कभी फोकस मत करना मेरे दोस्त। जितना याद है उतना ही लिखिए, जो पूछा गया है मात्र वो लिखिए, और उसको भी एक तरीके से लिखिए। तरीके से लिखोगे कभी भी आप असफल नहीं। व्याख्या में किस प्रकार लिखना है, कितना लिखना है, मैंने आपको कंटेंट दिया एक्सप्लेन करने के साथ में। बताइए फटाफट कमेंट करके, क्या सटीक है आप लोगों के लिए ये, है ना। और ये पीडीएफ में दे रहा हूं आपको रिवीजन करने के लिए, सबको मिलेगी, सबको पीडीएफ जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन है तो आपको कोई समस्या है नहीं, वहां पर तो आपको आसानी से सब कुछ मिल ही जाता है, क्योंकि आप ग्रुप में नहीं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी आप व्हाट्सएप करके मुझसे सामग्री मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड है तो वहां पर भी आप जो है अपनी डिमांड रख सकते हैं। आपको यार इतनी फैसिलिटी दे रखी है आपको, सिर्फ यूट्यूब नहीं, टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट में ग्रुप चलाता हूं आप लोगों के लिए। व्हाट्सएप पर 3 ग्रुप आप लोगों के लिए चलता है। लेक्चर के साथ नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूं, और पूरी विस्तार पूर्वक क्लास देने के साथ साथ में एग्जाम में लिखना कैसे है पूरे फॉर्मेट में क्लास लेकर के आता हूं। महत्व को कब समझेंगे आप लोग? आइए, अगला टॉपिक है हमारा अर्थ का, है ना। जो कार्यालय हिंदी है इसका अर्थ क्या होता है, अब थोड़ा सा इसका अर्थ समझ लीजिए। लेकिन अर्थ को समझने का भी हमारा स्टाइल थोड़ा अलग होगा, मेरा बताने का नहीं, आप लोगों के समझने का। भूल जाइए अभी तक जितना भी पढ़ा हो, आप छोड़ दीजिए सबको, है ना। मैं किसी भी टीचर की आलोचना नहीं करता, मैं प्रत्येक टीचर को अपने गुरु समान मानता हूं, है ना। मैं किसी की कोई आलोचना कभी जीवन में नहीं करता, भले ही वो कोई 5 मिनट का भी लेक्चर लेकर आता है तो वो एक गुरु का पद धारण कर चुका होता है ना, और उसको गुरु की नजर से ही देखना चाहिए। मैं किसी के ज्ञान की कभी आलोचना नहीं करता, बल्कि सभी के सामने मैं अपने आप को शून्य मानकर चलता हूं। इसलिए कभी भी मेरी बातों को अन्यथा ना ले कि मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं सिर्फ जो मैं प्रोवाइड करता हूं ना, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। मैंने भूलने का क्यों बोला? क्योंकि हो सकता है आपने इसका अर्थ सटीक समझ रखा हो कि कार्यालय हिंदी, जो मैंने आपको अभी बीच बीच में बातों बातों में बताया था, है ना, कि प्रत्येक कार्यालय में बोले जाने वाली जो भाषा होती है या जो कामकाज की भाषा होती है वो हिंदी, कार्यालय हिंदी होती है। ये लो, हो गया लेक्चर, बस, है ना। इतना समझ अच्छी बात है, लेकिन आपको अर्थ एग्जाम में कैसे लिखना है,
समझ तो है आपको, पहले से भी समझ है, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, किसी के लेक्चर आपने देखे ही होंगे संभवतः। ऐसा तो है नहीं कि अभी तक आप सिर्फ मेरी क्लास का ही वेट कर रहे थे, लेक्चर तो देखे होंगे आपने, यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, कहीं भी मिल जाएगा आपको देखने को। लेकिन याद तो है, लिखना कैसे है, कौन सा कंटेंट देना है लिखने में, कितना देना है, कितना छुपाना है, और कितना उन शब्दों के पीछे भाव को प्रकट करना है, ऐसे शब्दों से मैं आपको आज रूबरू करूंगा। अभिप्राय क्या होता है अर्थ का, ध्यान दीजिएगा। हाँ, और ये डेटा ना आपको कुछ पब्लिकेशन की कुछ सीरीज में हूबहू भी देखने को मिल जाएगा। लगभग आज की जो पब्लिकेशन, पुस्तकों से ज्यादा बता रहा हूं मैं, पुस्तकों से ज्यादा फोकस आजकल हमारी पब्लिकेशन की जो सीरीज निकलती है ना उस पर किया जा रहा है। वो सटीक डेटा मिल रहा है आप लोगों को, पढ़े तो सही, पढ़ेंगे तो सब मिलेगा। देखिए अर्थ में कैसे लिखना है आपको, कैसे आगे बढ़ना है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप, इसमें भी मैं 2-3 स्टेप बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान से चलते चलिए। भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, पूरे विस्तार से चीजें खड़ी करती है, हमने इसके पोस्टमार्टम कर दिया है। अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भाषा का रूप भी अलग अलग देखने को मिल जाता है, या अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भाषा का रूप भी बदलता जाता है। हमारे दैनिक जीवन में, अर्थात कि वर्तमान समय में अगर बात करें, वर्तमान समय में हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रोजमर्रा का जो जीवन है उसमें मनुष्य अपने संवाद के लिए, संप्रेषण के लिए, संवाद के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्त, बोलचाल की भाषा बोलते हैं, है ना। डायरेक्टली आपको कार्यालय हिंदी पे नहीं आना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। क्या कहा मैंने कि भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, और भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भाषा का रूप भी अलग अलग है, और हम अपने दैनिक जीवन में अपने संवाद को स्थापित करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो शुद्ध कोई दूसरी भाषा ना होकर के वो हमारी बोलचाल की भाषा होती है, वो हमारी बोलचाल की भाषा होती है ना। क्या आप बताइए, क्या आप कोई ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज करते हैं अपने घर के अंदर? नहीं ना। अपने घर के अंदर अपने पड़ोसियों के साथ में आप सामान्य बोलचाल की जो भाषा होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो वैसे तो भाषा के प्रत्येक रूप में एक मानकता का होना आवश्यक होता है, भाषा के प्रत्येक रूप में मानकता का। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझ लिया, सुन लेना खाली, बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल कंटेंट है। देखिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि हम बेसिकली तो अलग अलग क्षेत्रों में हमारी भाषाएं अलग अलग हो जाती है। हम एग्जाम्पल जैसे हिंदी की बात करें, है ना, कि हमारे भारत में भी अभी 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदी की बोलचाल बहुत जोर शोर से चलती है, मतलब हिंदी लगभग सभी जानते हैं भारत के 8 राज्यों में। उन सभी में जैसे कि आपके मान लीजिए कि मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तो ऐसे कुल मिलाकर 8 राज्य, छत्तीसगढ़, तो 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदी कंप्लीटली हिंदी बोली जाती है। लेकिन क्या आपको ये लगता है क्या कि इन 8 राज्यों के प्रत्येक क्षेत्र में एक जैसी हिंदी बोली जाती हो? तो आप बिल्कुल बोल देंगे नहीं, हिंदी अलग अलग बोली, तो वो हिंदी बल्कि वो बोलचाल की भाषा होती है, बोलचाल की भाषा होती है, कहने को हिंदी ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों की अपनी बोलचाल की भाषा अलग अलग होती है जो हिंदी पर ही आधारित होती है। ठीक है ना। तो अब यहां पर यह माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी मुख्य भाषा हिंदी है और अलग अलग क्षेत्रों में उस पर आधारित बोलचाल की भाषाएं बोली जा रही है अलग अलग, तो उन भाषाओं में, सभी भाषाओं में जितनी भी बोली जा रही है ना, बोलचाल की भाषा जितनी भी है, जो जितनी भी बोली जा रही है, उन सब में एक मानकता का होना जरूरी है, एक मानक का होना आवश्यक है। मानक का मतलब होता है समानता होना आवश्यक है। सभी भाषाओं में कॉमन बात, एक कॉमनता होनी आवश्यक है, कॉमन बात होनी आवश्यक है। मतलब सभी भाषाओं में समानता का होना जरूरी है, जिस आधार पर हम कह सके कि हिंदी भाषा, तो समानता, मानकता का होना जरूरी है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो आप चले जाइए, राजस्थान के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी हिंदी आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में चले जाइए आप, उत्तर प्रदेश में, बिहार में कई जगह ऐसे क्षेत्र है, आज भी है, जहां की हिंदी आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगी, ना, आपको लगेगा ही नहीं कि हिंदी बोल रहा सामने। तो जब आपको समझ ही नहीं आ रहा है बोलचाल की भाषा जो हिंदी पर आधारित है, अगर आपको समझ ही नहीं आ रही, तो फिर बताइए उसकी मानकता एक समान कैसे हो सकती है अलग अलग भाषाओं की? नहीं होगी ना, नहीं होगी।
तो यही कहा जा रहा है कि व्यवहार में देखा जाता है कि बोलचाल की जो भाषा होती है ना, उसमें मानकता का प्रयोग नहीं किया जाता है, मानकता का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी वो हमारी अभिव्यक्ति का सबसे शक्तिशाली आधार होती है। ध्यान दीजिएगा, अर्थ है ना, अभिप्राय, कार्यालय हिंदी का अभिप्राय, अभिप्राय ही है, आगे बढ़ना है। अब धीरे से आपको एंट्री करनी, धीरे धीरे एंट्री करनी है कार्यालय हिंदी में। वर्तमान में तकनीकी विकास के कारण या तकनीकी विकास हो जाने के बाद जनसंचार के माध्यमों में हिंदी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। टेक्नोलॉजी बढ़ी तो क्या हुआ, कई न्यूज चैनल आपको देखने को मिल रहे हैं आज, कई प्रकार के न्यूज चैनल। आज तो हिंदी की जो न्यूज़पेपर की हार्ड कॉपी वही बंद होने लगी है, बंद होने की कगार पे कह सकते हैं हम। आजकल के न्यूज़पेपर लुप्त प्राय हो गए। एक समय था, एक जोर शोर से समय आया था जब कई प्रकार के न्यूज़पेपर आपको प्रचलन में देखने को मिल रहे थे, लेकिन आज विलुप्त प्राय जैसे कि कुछ प्राणी है ना विलुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से आज समाचार पत्र विलुप्त होते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक के मोबाइल में प्रत्येक समाचार की सॉफ्ट कॉपी आ चुकी है, आपको आसानी से प्रत्येक समाचार पत्र फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाता है ना। तो ये जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ है, वैसे वैसे जनसंचार के माध्यमों का भी विकास होने लगा, और ये हिंदी का प्रयोग करने लगे हैं और तेजी से करने लगे। तो जनसंचार के जो माध्यम होते हैं ना, जो न्यूज चैनल वगैरह होते हैं, तो ये भी अपनी हिंदी में मानकता का ध्यान नहीं रखते, वो बोलचाल के निकट होते हैं ताकि लोग उनकी बातों को अच्छे से समझ सके। अगर मानकता पर ध्यान देंगे तो सामान्यतः हो सकता है कि उस क्षेत्र विशेष के लोग उसको समझ ना सके, इसलिए वो बोलचाल की भाषा पर फोकस करते हैं, ना कि मानकता। क्लियर है? तो ये जो रूप हमने अलग अलग देखे हैं हिंदी के, तो हिंदी के इन रूपों के अलावा व्यापार, वाणिज्य, विधि, खेल, ये जो क्षेत्र आपको नजर आ रहे हैं, व्यापार का क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग, वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग, विधि के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग, खेल के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग, तो इन क्षेत्रों में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है ना, इनमें विशिष्ट भाषा होती है, प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट भाषा होती है, और उस विशिष्ट भाषा का उसमें मानकता पर विशेष फोकस किया जाता है, मानकता पर, समानता पर, है ना। और इनकी भाषा को इनके ही लोग समझ सकते हैं, हर किसी के समझने की क्षमता उसमें नहीं होती है। समझ पा रहे हैं? विधि क्षेत्र की भाषा है, न्यायालय की भाषा है, तो न्यायालय के लोग अधिक समझेंगे, है ना। विधि के स्टूडेंट या जो अधिवक्ता होंगे, जो जजेस होंगे, या फिर जो लोग की स्टडी कर रहे हैं वो स्टूडेंट होंगे, वही उसको समझ सकते हैं। व्यापार की है, जैसे MBA, BBA, उसकी लैंग्वेज अलग ही होती है, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र की भाषा अलग होती है, लेकिन इसमें मानकता को विशेष रूप से स्वीकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की भी हो सकती है। न्यायालय में की गई एक प्रक्रिया, एक प्रोसीडिंग, हो सकता है कि उसको दिल्ली बुलाकर केंद्र सरकार भी पढ़ ले, माफ कीजिएगा, केंद्रीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ ले। इसलिए इनकी मानकता होना आवश्यक है, क्योंकि इसको अनुवाद आवश्यक हो जाता है जब इसका स्थान परिवर्तित होता है, स्थान चेंज होता है। समझिएगा बात को, ठीक है ना। तो कुछ जो है क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मानकता को कोई महत्व नहीं दिया जाता, सिर्फ बोलचाल पर फोकस किया जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मानकता पर फोकस किया जाता है, जैसे व्यापार, वाणिज्य, विधि और खेल के क्षेत्र। बताइएगा दोस्तों, क्या क्लियर तरीके से समझा पा रहा हूं मैं आप लोगों को? कहीं पर कोई डाउट, थोड़ा बहुत भी संकोच नहीं है ना? अब बात करेंगे हम कार्यालय हिंदी की 2 शब्दों में, मात्र चंद शब्दों में, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मात्र इतना सा है कार्यालय हिंदी। अब लिखनी है कार्यालय हिंदी आखिरी में आकर, लास्ट में आकर, है ना। और हमेशा बोलता हूं, आप लोग क्या बोलता हूं कि टॉपिक में जो सार पूछा गया है उस सार को फट से पहले पटक दीजिए व्याख्या के रूप में, और वो हमने पटका भी। व्याख्या, पूरा परिचय हमने बहुत विस्तार से दिया उसमें, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी के इन विभिन्न रूपों में भाषा का जो स्वरूप होता है वह कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता। जिन क्षेत्रों में अलग अलग स्वरूपों की बात की है हमने, हिंदी के अलग अलग स्वरूपों की जिनकी बात की है, उनका प्रयोग कार्यालय हिंदी में नहीं होता है। कार्यालय हिंदी इससे अलग है।
क्यों? क्योंकि ये मानकता पर निर्धारित है। मानक एवं परिभाषिक शब्दों को ग्रहण करके चलती है कौन? आपकी कार्यालय हिंदी। इसलिए कहा गया है कि जितने क्षेत्रों की हमने अलग अलग क्षेत्रों की बात की, जो मानकता को महत्व नहीं देते ना, वो कार्यालय हिंदी नहीं हो सकती। कार्यालय हिंदी वही होगी जो मानकता पर और परिभाषिक शब्दों को ग्रहण करके चलती हो। बताइए, क्या इससे पहले काफी पढ़ा था आपने, तो क्या इस पर फोकस किया था आप लोगों ने? मानक और परिभाषिक शब्दों को या मानकता पर फोकस किया था? आपको मानकता का ज्ञान था क्या? अब एक बड़ा डिफरेंस ये हो जाएगा कि कार्यालय हिंदी पूरी तरह से मानकता को स्वीकार करके चलती है। मानकता को, अर्थात कि उस कार्यालय हिंदी को आप दुनिया के किसी भी कोने में पटक देना, वहां पर भी वो उसी तरह से पढ़ी जाएगी, वो समझी जाएगी। लेकिन आपके गांव में, आपके क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही है, आप विश्व में तो क्या, आपके ही राज्य के दूसरे क्षेत्र में ले जाइए तो आपकी भाषा को वो समझ नहीं पाएंगे। समझ पा रहे? तो मानकता को स्वीकार करने में और नहीं करने में यही फर्क होता है। तो हमारी जो कार्यालय हिंदी होती है, कार्यालय हिंदी में मानकता को इसीलिए महत्व दिया जाता है ताकि पूरी दुनिया में उसका प्रचार प्रसार हो सके, पूरी दुनिया एक ही तरीके से उसको समझ सके। क्लियर है? कार्यालय हिंदी भाषा है। कार्यालय हिंदी क्या है? एक भाषा है, एक ऐसी भाषा जिसका प्रयोग कार्यालयों के दैनिक रोज के कामकाज में, व्यवहार में ली जाती। विभिन्न विद्वानों ने यह माना है कि चाहे वह किसी भी क्षेत्र का कार्यालय हो, उसमें प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी कार्यालय हिंदी कहलाती है। कोई भी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र का मतलब हुआ कोई भी क्षेत्र, कोई सा भी क्षेत्र यार, ध्यान दीजिएगा। कार्यालय तो कार्यालय की बात, कार्यालय सरकारी भी हो सकते हैं, निजी भी हो सकते हैं, लेकिन हमें बात किसकी करनी है? निजी सरकारी कार्यालय। तो सरकारी कार्यालय चाहे वो फिर कार्यालय किसी भी स्तर का, प्रमुख कार्यालय हो, उसका सहायक कार्यालय हो, उसका अधीनस्थ कार्यालय हो, नाम मात्र का कार्यालय हो, तब भी वो सरकारी कार्यालय ही कहलाएगा और उसके अंदर प्रयुक्त होने वाली भाषा हिंदी, कार्यालय हिंदी। अब है परिभाषाओं का दौर। एग्जाम के लिए समझ तो आपने बहुत अच्छे से लिया है। ये दो परिभाषाएं आपके एग्जाम में आपको बहुत सपोर्ट करेगी। पूछा गया है तो भी दे दीजिए, नहीं पूछे गई हो तो एक परिभाषा डाल दीजिए, उसमें क्या जा रहा है, इतनी सी जगह जाएगी, 2 लाइन की बस। ठीक है ना? तो डॉक्टर डीके जैन साहब के द्वारा दी गई परिभाषा और उषा तिवारी जी के द्वारा दी गई परिभाषा, इन दो परिभाषा दोनों अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा क्यों अलग अलग है। देखिए, डीके जैन साहब ने क्या कहा कि हिंदी का क्षेत्र बहुत विस्तृत बताया, मतलब कार्यालय का क्षेत्र बहुत विस्तृत बताया। क्या कहा? देखिए कि हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार पत्राचार में, वाणिज्य में, व्यापार में, प्रशासन में, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, योग, संगीत, ज्योतिष, रसायन शास्त्र, कितने सारे क्षेत्र बता, इन सभी क्षेत्रों में जो प्रयोग होती है उसी को कार्यालय हिंदी का, इन सभी के कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसको हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। इसने कहा डेकी जैन ने। आगे ध्यान रखना अभी है ना, आगे बताने वाला। उषा तिवारी ने सिर्फ इतना कहा कि जो सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग तो होता है वही मात्र कार्यालय हिंदी होती है। इतनी सी बात। अब आगे आइए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ऐसे भी आपको करना है कि जो दोनों परिभाषाएं आपने देखी है, दोनों परिभाषाओं में आपने ये देखा है कि एक परिभाषा तो कार्यालय के क्षेत्र को बहुत ज्यादा विस्तृत बता रही है, वहीं दूसरी परिभाषा कार्यालय के क्षेत्र सिर्फ सरकारी कार्यालय तक ही सीमित है, सिर्फ सरकारी कार्यालय तक ही सीमित है। लेकिन कार्यालय को किसी भी परिभाषा के वृत्त में समेटना, कार्यालय को किसी परिभाषा, 2-3 लाइनों की परिभाषा में समेटना आसान नहीं है, बहुत कठिन कार्य है, नहीं समेटा जा सकता। किंतु प्रचलन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कार्यालय हिंदी को सरकारी कार्यालयों में प्रयोग ली जाने वाली भाषा के रूप में ही जाना जाता है। जो दूसरी परिभाषा है बस वही सटीक है। आज कार्यालय हिंदी की हम चर्चा कर रहे हैं तो सरकारी कार्यालयों में जिस हिंदी की बात की जाती है वही कार्यालय हिंदी, आज हम उसी को स्वीकार करते हैं, उसी को। क्लियर? सरकार का कोई भी कार्यालय हो, चाहे वो अधीनस्थ कार्यालय ही क्यों ना हो, चाहे वो उससे संबंधित कार्यालय हो, सभी सरकारी कार्यालय होते हैं और इन कार्यालयों में कामकाज में जो हिंदी जिसका प्रयोग किया जाता है वो कार्यालय हिंदी। क्लियर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो पहला प्रश्न हमने देखा था उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं, वापस रिपीट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं रिवीजन कर, है ना? तो ठीक है ना, पहला प्रश्न मैंने आपको बताया था कार्यालय हिंदी पर अपने विचार प्रकट करने थे। इस प्रकार से आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। पहले आंसर, क्वेश्चन का आंसर यहां से कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर भी आपको देखिए टॉपिक देखने को मिल रहा है, 2 क्वेश्चन आपके यहां कवर हो रहे हैं, 2
क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे यहां से। कार्यालय हिंदी का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसका महत्व या उद्देश्य या क्षेत्रों पर बात करते हैं। कार्यालय हिंदी के स्वरूप पर बात करते हुए या कार्यालय हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उद्देश्य और क्षेत्र बताने हैं, पहला सवाल। दूसरा है कि कार्यालय हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है वो बताना है ना। अच्छा, अब आगे बढ़े उससे पहले एक बार क्लास का टाइम चेक कर ले, क्लास का टाइम ज्यादा लंबा ना हो जाए, अन्यथा आप लोगों के लिए थोड़ा सा बोरिंग सा हो सकता है। मेरे दोस्तों 40 मिनट का सेशन हो चुका है और अभी फिलहाल 10-20 मिनट में खत्म होने की कोई संभावना नहीं है इस सेशन की। कम से कम ये आधे घंटे, कम से कम आधा घंटा और चलेगा। मैं कंटेंट आपको दिखा देता हूं, फिर मैं है ना, फिर बात करते हैं, समझते हैं। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे संवैधानिक स्थिति की, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का डायरेक्टली आंसर। संवैधानिक स्थिति, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है। ये प्रश्न मैंने आपकी सुविधा के लिए रखे, ये मत सोचिएगा इन प्रश्नों के उत्तर मात्र समझा रहा हूं मैं पूरे टॉपिक को एक क्रम से लेकर के आ रहा हूं। बस बीच बीच में ये प्रश्न मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आपके अंदर से कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि यार इस प्रश्न का उत्तर कहां मिलेगा, पूरे टॉपिक में किस किस को कहां पर मिलेगा, किस किस कंटेंट को शामिल करना होगा। तो आपकी उस दुविधा को खत्म किया है मैंने, याद रखना है ना। ये मत सोच लीजिए कि मैं आपको प्रश्न उत्तर पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, प्रश्न उत्तर नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा टॉपिक समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे जो तीसरा नंबर का पॉइंट था वो हिंदी की संवैधानिक स्थिति समझनी है। आप इस सवाल का आंसर यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। तो ये देखिए कंटेंट भर भर के है, कहीं से कहीं तक कोई कंटेंट कमी नहीं है ना। चौथा आएगा कार्यालय हिंदी का स्वरूप। अब इसका कंटेंट भी काफी लंबा जाएगा, तो एक छोटा सा सेशन 25 से 30 मिनट का सेशन नेक्स्ट सेकंड भाग में इसके ले लेंगे, क्लियर है, सेकंड भाग में ले लेंगे, है ना। तो क्योंकि 40 मिनट के सेशन हो चुका है, इससे ज्यादा करेंगे ना तो मुझे लगता नहीं है कि वो ज्यादा बेहतर होगा। छोटा सा सेकंड भाग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, तुरंत डाल दूंगा, डोंट वरी, है ना, तुरंत मिल जाएगा आपको। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप लोगों को, वहां से इसका सेकंड भाग कंप्लीट कर लेना। चाहे तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले भी सकते हैं, नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो मिलेंगे अगले सेशन में। अच्छा, जो नए स्टूडेंट थे पहली बार फॉलो करें उनको बताते जाता हूं दोस्तों। आपको देखिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो 2 तरीके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप की, वहां जाकर के आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है तो ये नंबर नोट कर लीजिए, ये नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके आप हमें जो है रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं ग्रुप में ऐड होने की। वो करना क्या क्या है, नाम लिखना है, आपकी क्लास लिखनी है, आपके स्टेट का नाम लिखना कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, है ना। और लास्ट में डाल दीजिए कि प्लीज ऐड मी दिस ग्रुप। जो भी ग्रुप में आपको ऐड होना है उस ग्रुप का नाम है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, दैट्स ऑल, आपको ऐड कर दिया जाएगा बिना किसी चार्जेस के, कोई चार्जेस नहीं। लोताजी क्लासेस मतलब कोई चार्जेस, फ्री क्लासेस, लाइफ टाइम, लाइफ, क्लियर है। ओके दोस्तों, मिलेंगे इसके अगले भाग में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगले भाग में आइएगा जरूर, क्योंकि जितना आपने 40 मिनट दिए यहाँ पर, ये 40 मिनट का बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा जब आप इसके सेकंड भाग पर बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू।